वालों, बेटा कक्षा 8 में आपका जो सिलेबस है, कोर्स है, वो पूरा हो गया है। आपका दौरान कार्य है वो आपको करना है। हालांकि हम भी आपको थोड़ा थोड़ा कार्य डेली देते रहेंगे। आज हम इस दौरान कार्य के तहत आपकी जो सामाजिक विज्ञान की बुक में 4 किताबें हैं, उनमें से एक आपके जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित पुस्तक है, उसका पहला लेसन लेते हैं। कौन सा पाठ लेते हैं? पहला पाठ लेते हैं। पहला पाठ है आपके भारतीय संविधान। पहला लेसन आपके किसका है? भारतीय संविधान का है। यानी हमारे जो भारत का संविधान है उसके बारे में व्यवस्था की गई है। क्या संविधान की व्यवस्था है, संविधान क्या होता है, संविधान क्यों जरूरी होता है, ये चीजें हैं। तो देखो, इसे भारतीय संविधान की जो चर्चा करें, बात करें, इसकी हम संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में बात करेंगे तो इसमें देखो आपके कि संविधान की हमें क्यों जरूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है, ये सब जानने से पहले हम ये देखें संविधान होता क्या है, संविधान क्या है। तो देखो बेटो, संविधान नियमों और कानूनों का एक प्रारूप होता है, एक संग्रह होता है, एक समूह होता है, एक दस्तावेज होता है। नियमों और कानूनों का एक समूह या दस्तावेज होता है जिसके अनुसार उस देश का शासन संचालित होता है। संविधान जिस देश के लिए होता है उस देश का शासन उस संविधान के अनुसार, उस दस्तावेज के अनुसार ही चलता है। यूँ कह सकते हैं कि संविधान एक देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसे शासन के सभी अंगों को स्वीकार करना पड़ता है, सभी अंगों को मानना पड़ता है। भारतीय संविधान में जो आपके एक ऐसा ही दस्तावेज है जो शासन का या देश का सर्वोच्च कानून है और शासन के सभी अंग, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सामान्य आम नागरिक हो, चाहे शासक हमारे शासक हो, इन सबको संविधान का पालन करना होता है, सबको संविधान का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी दो परिभाषाएं दी गई है। दो अर्थ है आपके संविधान नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज समूह है जिसके अनुसार देश का शासन संचालित होता है। दूसरी बात यह है कि संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, जो भी कह सकते हैं हमसे, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश, एक देश के सभी लोग अपने देश के चलाने की जो पद्धति है उसके रूप में स्वीकार करते हैं। पहली बात तो क्या कि संविधान की हम इस रूप में भी अर्थ बता सकते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन संचालित होता है या किया जाता है। दूसरा हम ऐसे बता सकते हैं कि संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में, पद्धति तरीका उसके रूप में अपनाते हैं। तो संविधान जो है आपके प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो देशों में, जिन देशों में संविधान है वहां पर लोकतंत्र हो। देखो, कई गैर लोकतांत्रिक देश भी जो है संविधान को अपनाते हैं, संविधान उन देशों में भी होता है, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां संविधान अवश्य मिलेगा। जहां गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अर्थात लोकतंत्र नहीं है उन देशों में संविधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है। अगर हम संविधान की बात करें तो सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ पर 1934 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना आपके 1885 में हुई थी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी वर्तमान में उसी प्रकार का एक संगठन बना था, एक पार्टी बनी थी 1885 में, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था या देश को लोकतांत्रिक या यूं कहें कि देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करने वाली संस्था थी। इस पार्टी की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी? 1885 में। कौन सी पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। इस कांग्रेस पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जिससे अंग्रेजी सरकार से, कि भारत के लोगों द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए और उसी के अनुसार शासन होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने संविधान सभा ने ये मांग भी की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो आपके कुछ परिवर्तन हुए। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में और 1940 में शुरू हुआ था।
तो कांग्रेस ने 1934 में ये मांग की थी कि संविधान भारत का भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन यहाँ पर जिस संविधान को अपनाता था वो ब्रिटेन की संसद द्वारा होता था, अंग्रेजों की अपनी सरकार द्वारा बना हुआ होता था। इसके बाद में जो आपके जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण अंग्रेजों को जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसी के तहत अंग्रेजों ने जो है भारत में संविधान निर्माण का कार्य भारतीयों को देने की सोची, और इसके तहत उन्होंने दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया जिसमें भारत के प्रतिनिधि थे। कब किया? दिसंबर 1946 में इसका गठन किया, और दिसंबर 1946 के नवंबर से 1949 के नवंबर तक, दिसंबर 1946 के नवंबर में तो आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक या संविधान निर्मित कब हो गया हमारा? 26 नवंबर 1949 को। तो नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने जो है भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। क्या किया? भारत का प्रारूप तैयार किया, और इसी प्रारूप को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार हमारा देश का शासन चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक देश के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, उस संविधान के अनुसार ही जो आपके जनता के मौलिक अधिकार होते हैं, जनता की आकांक्षाएं होती है उस संविधान में, और शासन की पद्धतियां होती है, सरकार कैसी होगी, ये सब चीजें संविधान में होती है। इसीलिए संविधान की आवश्यकता होती है, इसीलिए संविधान जरूरी होता है। अब देखो अपने यहाँ पर दूसरी जो बात आती है संविधान का, तो अर्थ जैसा मैंने बता दिया, दूसरी बात आती है कि संविधान क्यों जरूरी है। संविधान क्यों जरूरी है, हमें संविधान क्यों चाहिए? तो देखो सबसे पहली बात यह है कि संविधान ये हमारे जो आदर्श होते हैं उनको सूत्रबद्ध करता है। हमारे देश के नागरिकों के जो आदर्श हैं हमारे, जिनको हम अपनाते हैं, जिनके अनुसार हमारा जीवन समाज चलता है, उन आदर्शों को क्या करता है? सूत्रबद्ध करता है। कौन? संविधान। यानी कि संविधान हमें ये बताता है कि संविधान ये बताता है कि समाज का मूल रूप क्या होगा, मूल स्वरूप क्या होगा। संविधान समाज के मूल स्वरूप के बारे में बताता है। देश में देखो आपके कई तरह के समुदाय होते हैं, कई प्रकार के जो समूह होते हैं, उन समूह के बीच में कई बातों में समानता होती है तो कई बातों में असमानता भी होती है। तो उन असमानताओं को दूर करके उनमें समानता लाने के लिए संविधान कार्य करता है। संविधान देखो आपके सरकार को गठन कैसे होगा, सरकार किस आधार पर बनेगी, इन बातों को भी तय करता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है यहाँ पर कि संविधान का जो पहला कार्य होता है वो होता है हमारे जो आदर्श है उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। तो हमारे जो आदर्श थे लोकतांत्रिक थे प्राचीन समय से, इसीलिए भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया, लोकतांत्रिक आदर्शों को भी सूत्रबद्ध किया गया है। दूसरी बात संविधान की है, क्यों जरूरत होती है? तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करने के लिए कि एक देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी, इस बात को तय करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है तो वो कैसी होगी, इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो देखो इसके लिए मैं आपको जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी या संविधान किन बातों को जो है आपके सूत्रबद्ध करता है, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ नेपाल का। कहाँ का उदाहरण है? आपके नेपाल का उदाहरण है। नेपाल में देखो आपके 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन हुआ। कब? 1990 के दशक में। उस समय जो है नेपाल के शासक थे वीरेंद्र सिंह। राजा कौन थे नेपाल के? वीरेंद्र सिंह थे। और वीरेंद्र सिंह ने जो है आपके क्या किया, लोगों की जो मांग की आंदोलन था उसके अनुसार जो है आपके लोकतांत्रिक अधिकार बहाल कर दिए। वहां पर संसद की स्थापना कर दी गई और जो है आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया। और इसी के साथ जो है वहां की जनता ने उसी के अनुसार एक राजतंत्रात्मक संविधान की स्थापना की, अर्थात राजा सर्वेसर्वा होगा, प्रमुख होगा और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करेंगे। तो कुछ शक्तियां राजा को दे दी गई संविधान में और कुछ शक्तियां जो है आपके जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास रहेगी।
राजा वीरेंद्र सिंह के बाद में जो है आपके ज्ञानेंद्र सिंह शासक बने, राजा बने। वो जो है आपके लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। ज्ञानेंद्र सिंह चाहते थे कि एक तानाशाही चाहते थे कि उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो और शासन का संपूर्ण दायित्व ज्ञानेंद्र सिंह स्वयं संभाले, ये बात चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक जो संविधान था, राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक संविधान था, उसको स्वीकार करने से इनकार करना शुरू कर दिया, मनमर्जी करने शुरू कर दी, उसने तानाशाही बरतना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो आपके धीरे धीरे संविधान में ऐसे प्रावधान करने का प्रयास किया जिससे उसकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहे। जबकि नेपाल में जनता लोकतंत्र की मांग कर रही थी, वो चाहते थे कि उसे पूर्ण लोकतंत्र मिलना चाहिए, अर्थात वो राजतंत्र को भी समाप्त करना चाहते थे। इसी समय ज्ञानेंद्र सिंह ने माओवादियों का बहाना लेकर के और 2005 में संसद को जो है आपके बर्खास्त कर दिया, निर्वाचित जो सरकार थी उसको हटा दिया गया और शासन की सारी शक्तियां अपने पास ले ली और एक राष्ट्रपति की स्थापना हो गई, पूर्ण राष्ट्रपति की स्थापना नेपाल में हो गई। इसके बाद में नेपाल के जो राजनीतिक दल थे उन्होंने संगठन किया जिसमें माओवादी भी सम्मिलित हो गए और इन सब ने मिलकर के और नेपाल में आंदोलन शुरू कर दिया। तो नेपाल में आंदोलन शुरू होने पर जनता भी बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लेने लगी और जनता ने जो है आपके राजा के सामने मांग रखी कि जो है संसद को बहाल किया जाए और नए संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो जनता के बढ़ते हुए आंदोलन के सामने राजा को बेहोश होना पड़ा और राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने जनता की बातें मानते हुए अंतरिम सरकार का गठन कर दिया और संसद को बहाल कर दिया। संसद ने जो है नेपाल के नए संविधान का गठन किया, एक नया संविधान बनाया जो 2015 में लागू हुआ और संसद ने जो आपके संविधान में संशोधन करते हुए 2008 में नेपाल को गणराज्य बना दिया, यानी राजतंत्र की समाप्ति होगी, वहां से राजा के पद को समाप्त कर दिया गया। अब वहां पर जो आपके कौन होगा, राज्याध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होगा, जैसे भारतीय राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर नेपाल में जो है आपके पहले 1990 के दशक में जो है आपके संविधान बना था, फिर बाद में जो आपके 2015 में दूसरा नया संविधान लागू किया गया। ऐसा क्यों हुआ? नेपाल को 2 बार संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों? क्योंकि 1990 के दशक में जो संविधान था उस संविधान में राजतंत्र की व्यवस्था की गई थी, यानी राजा को प्रमुख बनाया गया था, देश का अध्यक्ष बनाया गया था और जनता जो है पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करती थी। इसलिए जनता पूर्ण लोकतंत्र के लिए समय समय पर आंदोलन भी कर रही थी और अंत में जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसके अनुसार पुराना जो संविधान था 1990 का उसको बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? ताकि लोकतंत्र की स्थापना की जाए नए संविधान में और पुराने जो नियम है उनको बदल करके नए नियम, लोकतांत्रिक नियम लागू किए जाए। पुराने संविधान में राजतंत्रात्मक नियम थे, अब लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो नया संविधान लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो इसलिए नए संविधान की आवश्यकता यहाँ पर हुई और इसीलिए नेपाल के लोगों ने तो इस प्रकार एक फुटबॉल का जो खेल होता है उसी खेल में नियम बदलते हैं, उसी प्रकार जो है आपके शासन के लिए भी नियम बदलने की आवश्यकता होती है। तो जब संविधान बदल जाता है तो नियम भी बदले जाते हैं बेटा। तो इस प्रकार देखो आपके नेपाल में जो है आपके संविधान क्यों बनाया गया? नियम बदलने के लिए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी। तो इस प्रकार देश का जो संविधान है वो राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है कि कैसे होगी। 1990 के दशक में जो संविधान बना था नेपाल में वो वहां की राज व्यवस्था को तय करता था कि शासन का प्रमुख अध्यक्ष राजा होगा और राजा को शक्तियां भी देता था। और बाद में उसने क्या किया? लोकतांत्रिक शासन को जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शक्तियां प्रदान कर दी। तो इस प्रकार उसने एक राजनीतिक व्यवस्था को तय करने का कार्य किया। इस प्रकार जो है आपके नेपाल का जो
संविधान है उसने शासन की शक्तियां किसको दे दी? जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि अर्थात मंत्रिपरिषद को शासन की शक्तियां सौंप दी। अब तीसरी बात आती है अपने यहाँ पर, वो आती है कि संविधान होता है वो क्या करता है? कुछ नियम भी तय करता है, कुछ नियम भी बनाता है, वो जनता के लिए भी बनाता है, राजनेताओं के लिए भी बनाता है, ताकि राजनेता उन नियमों का दुरुपयोग, संविधान का दुरुपयोग नहीं करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे। अगर कोई राजनेता इन नियमों का उल्लंघन करता है, शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो संविधान क्या करता है? संविधान में दिए गए नियम क्या करते हैं? उनको रोकते हैं। जैसे भारतीय राजनेता या भारतीय चुनी हुई जो संसद है, भारत का मंत्रिमंडल कुछ ऐसे नियम बनाता है या ऐसे व्यवस्थाएं करता है जिनसे हमारे मौलिक अधिकार कम होते हैं, तो हम न्यायपालिका में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, न्यायपालिका से मांग कर सकते हैं। न्यायपालिका हमारे अधिकारों की बहाली के लिए संसद द्वारा बनाए गए उन कानूनों को या मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए उन निर्णयों को रद्द कर देगी जो हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या करते हैं? हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो राजनेता होते हैं, जिनका हम चुनाव करते हैं, उनकी शक्तियों को प्रतिबंधित करते हैं, उनकी शक्तियों को कम करते हैं, उनकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाते हैं ताकि वो शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे। इसी प्रकार संविधान देखो आपकी जनता में समानता स्थापित करने का कार्य भी करता है। जैसे भारतीय संविधान में समानता के लिए जो है समता का अधिकार दिया गया है और उस अधिकार में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात बिना जो है अपनी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि का भेदभाव किए हुए सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे और सभी को समान माना जाएगा। ये व्यवस्था भी जो है अपनी संविधान करता है। इसके अलावा देखो हमारा जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था ये भी होती है कि समाज का कोई ताकतवर वर्ग दूसरे कम ताकतवर वर्ग को परेशान नहीं करे, अर्थात उसके अधिकारों को छीने नहीं। या यूं कह सकते हैं कि एक ताकतवर वर्ग जो है आपके दूसरे कमजोर वर्ग पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। इससे भी संविधान क्या करता है? उससे कम ताकतवर वर्ग को बचाता है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए कोई भी जो है आपके वर्ग है दूसरे जो वर्ग है उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और ये व्यवस्था कौन करता है? संविधान ही करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि संविधान जो है आपके किसी एक वर्ग की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है, किसी एक वर्ग की निरंकुशता पर क्या करता है? अंकुश लगाने का कार्य करता है कौन? संविधान। इसके अलावा देखो संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि एक समाज का जो देश में जो एक समाज या एक वर्ग बहुसंख्यक है तो वो अलग अलग संख्यकों पर किसी प्रकार का दमन नहीं करे, अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करे। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का कार्य भी संविधान करता है। जैसे भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा या अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार संविधान क्या करता है? प्रत्येक देश में जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान भी करता है, ताकि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का दबदबा स्थापित नहीं हो सके। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का दबदबा स्थापित नहीं हो सके, ऐसी व्यवस्था भी संविधान करता है। इसके व्यापार में बेटा देखो आपके है संविधान क्यों जरूरी है। इसके तहत आपकी तीसरी बात आती है कि संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान देखो इसलिए भी जरूरी है कि वो हम खुद को अपने आप से बचा सके। अजीब बात है, हम खुद को अपने आप से बचा सके, और सही भी है। संविधान हम खुद को भी अपने आप से बचाने का कार्य करता है। कैसे? इसके लिए आप जरा सोचो क्या कि किसी मुद्दे पर हम क्या करते हैं, कई बार तीखे ढंग से सोचते हैं, तीखे ढंग से विचार करते हैं, तीव्र ढंग से कि ये मुद्दा ऐसा क्यों है, इसकी बजाय ऐसा होना चाहिए।
ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो अनुचित ही हो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, तीखे ढंग से उस अनुचित व्यवस्था को भी सही मानने का प्रयास करते हैं। ऐसा विचार जो है हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तीखी बहस करते हैं और तीखी बहस करते हुए हम क्या करते हैं, किसी अहितकारी विचार को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये विचार हमारे हितों को क्या कर सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, हमारे हितों को नुकसान पहुंचाता है। और संविधान जो है हमें ऐसे ही भावनाओं से बचने में मदद करता है। जब हम ऐसे विचारों का अनुसरण करने का सोच रहे हैं या ऐसे विचारों को पर विचार करने लग गए जो हमारे को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे विचारों से या ऐसी भावनाओं से जो है संविधान क्या करता है, बचने में हमारी मदद करता है। इसे हम देखो इस प्रकार समझ सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया आपके बुक में। उदाहरण यह है कि लोकतंत्र को मनाने वाले जो आपके अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टियां या पार्टी पॉलिटिक्स जो आपके विकृत हो चुकी है। आप और हम सब लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन हम ये महसूस करने लग गए कि राजनीतिक दल जैसे चाहे वैसा कर रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, यानी वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं केवल, ऐसा सोचते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही विकृत हो गई, इसमें दोष उत्पन्न हो गए, इसलिए इस राजनीतिक व्यवस्था को ही छोड़ देना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। और हम ये सोच करके हम क्या करते हैं, किसी तानाशाही व्यवस्था का समर्थन करने लग जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में दोष आ गया, राजनीतिक पार्टियों में दोष आ गया। और राजनीतिक पार्टी में दोष आने के कारण हमें किसी तानाशाही व्यवस्था का समर्थन करते हैं या फिर फौजी शासन का समर्थन करने लग जाते हैं कि फौज का शासन स्थापित हो जाना चाहिए ताकि व्यवस्था सुधर जाए या अच्छी होगी, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं, ऐसा हम महसूस करने लग जाते हैं। देखो, अगर हमें एक शांतिपूर्ण ढंग से विचार करें तो हम पाएंगे कि फौजी शासन जो आपके लंबे दौर तक रहता है तो हमारे हितों की रक्षा नहीं करता, वो हमारे हितों को तहस नहस कर देता है। और संविधान भी यही काम करता है। संविधान भी हमें यही सिखाता है कि हम उन्माद में आकर के, क्रोध में आकर के अनुचित कार्य नहीं करें, हमारे हितों को नुकसान नहीं करें। वो हमें क्या करता है, आपके देश की बुनियादी संरचना है उसको बनाए रखने की सीख देता है। कौन? संविधान, है ना। तो संविधान में देखो आपके ऐसे प्रावधान को आसानी से, ऐसे प्रावधान होते हैं जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। अर्थात एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ दृढ़ प्रावधान होते हैं जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता, आसानी से जो है तानाशाही व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। तो जो हमारा संविधान है वो हमें तानाशाही बनने से भी रोकता है या तानाशाही का समर्थन करने से भी रोकता है। ये आपके संविधान की आवश्यकता थी कि संविधान हमें क्यों चाहिए, उसके बारे में कुछ प्रावधान थे आपके। कितने प्रावधान है? 3 बातें हैं संविधान के पक्ष में जो यहाँ पर कही गई है कि संविधान हमें क्यों चाहिए। हमारे आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान हमें खुद को अपने आप से बचाने का कार्य करता है, इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो ये आपके जो संविधान का लेसन है इसको दोहरा दिया मैंने। कुछ बातें आपकी और बच गई इसमें। संविधान का जो लक्षण है वो संविधान के लक्षण है वो हमें अगले जो कालांश है उसमें देखेंगे। आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको याद करना है आपको, और इनके बारे में आपको होमवर्क की जो कॉपी है उसमें लिखना है आपको, याद करना है आपको, और रिविजन करना है, पढ़ना आपको घर पे बैठ करके। ये नहीं कि भाई जो है अभी हम घर पे हैं तो हमें या कोर्स हो गया है तो हमें पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना है। परीक्षा की तैयारी करनी है, आपकी परीक्षा होगी, है ना। तो इसके साथ आप ये कार्य करना।